वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। अभी तक हमने क्लास 8 के सैम्पल पेपर 3 कंप्लीट कर लिए। ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सैम्पल पेपर 4 है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक, ये आपके सैम्पल पेपर 4 का पार्ट 1 है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, विच वैल्यू ऑफ मर्क्यूरी कॉलम रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसमें आपसे पूछा क्या गया है, जो मर्क्यूरी कॉलम का आपको वो वैल्यू बताना है जो आपका क्या करता है, जो है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो करता है। ठीक है, सो मर्क्यूरी कॉलम का वो वैल्यू कौन सा होगा, वो वैल्यू होती है 76 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको बताना था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, तो वो क्या है हमारा 76 सेंटीमीटर है। अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से। ठीक है, सो ये इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बैरोमीटर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप बैरोमीटर से मेजर करते हैं और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका क्या होता है मर्क्यूरी कॉलम में 76 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मेथड टू ऑब्टेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इसमें से आपको बताना है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्रॉप रोटेशन है, मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम है, वीडिंग है और ऑल दी अबव है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मेथड है जिससे फर्टिलिटी ऑफ सॉइल क्या होती है, बढ़ाई जा सकती है, या फर्टिलिटी ऑफ सॉइल का मेथड है। तो देखो तीनों ही, क्रॉप रोटेशन हो गया, मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम है और वीडिंग है, ये तीनों ही ऐसे मेथड है जिससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, जब आप क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, क्रॉप रोटेशन में आप क्या करते हैं, एक के बाद दूसरा क्रॉप लगा रहे हैं। ठीक है, जिससे आपका क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। ओके, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम है। मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम से भी क्या होता है, फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, और वीडिंग भी, वीडिंग में क्या करते हैं, जो आपके अनवांटेड प्लांट है उसको बाहर कर देते हैं। ओके, सो ये तीनों मेथड ही क्या है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के लिए मेथड्स है। ठीक है, सो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, ऑल दी अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड ऑफ। ठीक है, प्लांट सेल का सेल वॉल आपका किससे बना हुआ होता है। ठीक, तो प्लांट सेल का जो सेल वॉल है वो बना हुआ होता है सेल्यूलोज से। ओके, सो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सेल्यूलोज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या पूछ रहा है, डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड जर्म्स इज। जो डिसीजेस बैक्टीरिया और जर्म से होती हैं उन्हें आप कैसी डिसीज कहते हैं। सो देखो, बैक्टीरिया और जर्म से जो डिसीजेस होती हैं उनको हम बोलते हैं कंटेजियस डिसीज। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब कंटेजियस डिसीजेस क्या होती हैं, ऐसी डिसीज या ऐसी बीमारियां जो क्या होती है, फैलती हैं। तो देखिए जाहिर सी बात, अगर बैक्टीरिया या जर्म से कोई भी डिसीज आपको हो रहा है तो वो क्या होगा, फैलेगा। ठीक है, सो कंटेजियस डिसीजेस जो आपकी फैल रही है वो होती हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे करेक्ट ऑप्शन का लास्ट है 5। द एनर्जी कन्वर्टर्स इन अ सोलर सेल इज मेड ऑफ। जो सोलर सेल में क्या होते हैं, एनर्जी कन्वर्टर्स होते हैं, वो किन से बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं सिलिकॉन से। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिलिकॉन क्या होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका यूज हम क्या करते हैं, सोलर सेल में करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बोल रहा है, ऑन बर्निंग मेटल्स फॉर्म डैश ऑक्साइड। जब आप मेटल्स को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो कैसा ऑक्साइड बनता है, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो, डैश शेल्स आर यूज्ड इन वॉच, कैलकुलेटर, ट्रांजिस्टर एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इन सब चीज में आप कैसा सेल यूज करते हैं, तो आप यहाँ यूज करते हैं बटन सेल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड मैन्यूअर इज कॉल्ड। जो मैन्यूअर आप आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर। ओके, ये होता है हमारा फर्टिलाइजर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लिम्फ कैनाल्स आर अफेक्टेड बाय डैश इन फाइलेरिया डिसीज। सो लिम्फ कैनाल अफेक्ट किससे होता है, फाइलेरिया डिसीज में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके आएंगे वो, ये वर्म्स क्या करते हैं,
जो आपके लिम्फ कैनाल होते हैं उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब वोम आप समझ सकते हैं, वोम ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके क्या होते हैं, पैर नहीं होते और ये क्रोलिंग करके चलते हैं, ठीक है, जैसे आपके अर्थ वोम हो गए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सरफेस। तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, सरफेस की स्मूथनेस या रफनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, स्मूथनेस। ठीक, तो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस ऑफ सरफेस, सरफेस की स्मूथनेस पे आपका डिपेंड करता है फ्रिक्शन। तो ये आंसर आपको समझ आ गया। देखिए फर्स्ट का क्या हो जाएगा, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म होता है। सेकेंड आपका क्या है, बटन सेल्स हो जाएंगे। थर्ड आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड मैन्युअल हमारा फर्टिलाइजर कहलाता है। ओके, सो लिम्फ कैनाल अफेक्टेड होता है किससे, वर्म से। और जो हमारे फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है, स्मूथनेस ऑफ सरफेस पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा मैच द कॉलम है, ठीक है, या फिर करेक्ट पेयर्स या करेक्ट ऑप्शंस। सो कॉलम ए कॉलम बी आपको दिया गया है। देखिए फर्स्ट क्या है हमारा, गोल्ड। गोल्ड हम क्या करते हैं, गोल्ड हम यूज करते हैं ऑर्नामेंट बनाने के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट आपका हो जाएगा ई। सेकेंड क्या पूछ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो 2 का क्या हो जाएगा, ए। थर्ड क्या पूछ रहा है, नायलॉन। नायलॉन का यूज होता है इन मेकिंग पैराशूट एंड रोप्स, थर्ड ये हो जाएगा। फोर्थ क्या पूछ रहा है, विंड फार्म। विंड फार्म से आपको क्या मिलती है, विंड एनर्जी मिलती है। ओके, सो फोर्थ का आपका क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद क्या पूछा है लास्ट आपका, एंडोक्रिन ग्लैंड। एंडोक्रिन ग्लैंड क्या करता है, ये होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल। एंडोक्रिन ग्लैंड क्या करता है, सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन को देखता है, ठीक है, या ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। सो फर्स्ट आपका क्या है, ई है ऑर्नामेंट। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ए। थर्ड हमारा क्या है, इन मेकिंग पैराशूट एंड क्रॉप्स बी। फोर्थ विंड फार्म क्या है, विंड एनर्जी सी हो जाएगा। और एंडोक्रिन ग्लैंड फिफ्थ हमारा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस डी। ओके, चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं हमारा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर है जो आपके 2 मार्क के, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज नोन एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार एंड वाई। ठीक है, कौन से प्लेनेट, आपने प्लेनेट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे डायग्राम है, आपको इन प्लेनेट्स के नेम सीक्वेंस में याद रखने हैं। अगर आपके बुक में डिस्टेंस इनका दिया हुआ है कि सन से कितने कितने डिस्टेंस पे ये हैं, तो आप एक बार डिस्टेंस को भी देख लो, डिस्टेंस को भी लर्न कर लो जिसका दिया हुआ है उसका, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या होता है, मर्क्यूरी है। सेकेंड में वीनस है, ठीक है। थर्ड हमारा अर्थ होता है। फोर्थ मार्स है। फिफ्थ जुपिटर, सैटर्न, उसके बाद यूरेनस है, सबसे नेपट्यून, और सबसे लास्ट हमारा क्या होता है, प्लूटो। ठीक, सो इन सब का आपको नेम सीक्वेंस में याद रखना है। और एक चीज और कि इनको और किस नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए आपसे पूछा गया है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार आप किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार हम किसके प्लेनेट को कहते हैं, वीनस को कहते हैं, ठीक है। वीनस हमारा होता है मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। सो द प्लेनेट वीनस हैज बीन टर्म्ड एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बिकॉज क्यों हम वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। इट कैन बी सीन एज अ ब्राइट स्टार एट द हॉरिजॉन जस्ट बिफोर सनराइज एंड जस्ट आफ्टर सनसेट। मतलब बिफोर सनराइज से पहले और सनसेट के बाद ये आपको क्या होता है, हॉरिजॉन पे ब्राइटली दिखाई देता है, ठीक है। सो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, व्हाट इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। व्हाट इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास आप सबने देखा होगा, देखिए ये हमारा क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है। सो मैग्नीफाइंग ग्लास इज अ सिंपल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट अपीयर लार्जर देन इट एक्चुअली इज, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल, इसमें हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, यहाँ आपका यूज होता है, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसमें आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। तो ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को लार्जर देन इट एक्चुअली इज। देखिए यहाँ पे लेटर्स कितने छोटे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितने दूर पे आपका क्या है, ग्लास है, वो लेटर्स आपको कैसे दिख रहे हैं, अपीयर क्या हो रहा है, लार्जर दिख रहा है, ठीक है। एक्चुअल जितना साइज है उससे बड़े दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये क्या करता है, मैग्नीफाई करके जो भी चीजें हैं आपको वो दिखाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास,
ठीक है, और यहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस यूज किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाई इज अ लेयर ऑफ जिंक कोटेड ओवर आयरन। आप आयरन के ऊपर जिंक की लेयर या जिंक कोट क्यों करते हैं, ठीक है। सो आयरन में क्या होती है, आयरन को अगर आप खुला छोड़ देते हैं तो वो एयर और वाटर के साथ क्या करता है, बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है, जिसकी वजह से उस पर क्या होती है, ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है, जिसे हम रस्टिंग कहते हैं, ठीक। तो उस रस्टिंग से आयरन को प्रिवेंट करने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, दूसरे मेटल या नॉन मेटल की लेयर्स चढ़ाते हैं। तो वो मेटल हमारा क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वहां पे हमने जिंक को कोट किया है। तो जिंक कोट क्यों किया, ताकि हमारा जो आयरन है वो रस्टिंग से क्या हो सके, प्रिवेंट हो सके, ठीक है, उस पर जंग ना लगे, इसलिए हमने जिंक को कोट किया है उस पर। एक बार रीड कर लेते हैं, अ लेयर ऑफ जिंक इज कोटेड ओवर आयरन टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग से बचाने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, जिंक का कोट चढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये हमारा देखिए क्या है, आयरन है, जिसपे ब्राउन कलर की लेयर चढ़ चुकी है, मतलब उस पे रस्ट लग चुका है, जंग लग चुका है, ठीक है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे देखो कलर कर रहे हैं, ठीक। तो इस पेंट की जगह हम क्या कर सकते हैं, अदर मेटल या नॉन मेटल की लेयर भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, व्हाट इज सीड ट्रीटमेंट। पहले एक बार रीड कर लेते हैं। देखिए, व्हेन क्रॉप इज चूजन द सीड्स ऑफ इट मस्ट बी कंप्लीटली हेल्थी, हैविंग गुड germinating capacity and resistance to diseases, for which some steps of treatment are given. This is called seed treatment. देखो सीड ट्रीटमेंट क्या होता है, सबसे पहले आप जब कोई भी क्रॉप लगाते हैं तो सबसे पहले आप लैंड प्रिपेयर करते हैं। लैंड प्रिपरेशन के बाद किसकी बारी आती है, सीड सिलेक्शन की बारी आती है, ठीक है। तो हमको क्या देखना होता है, सीड जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं उसमें क्या होना चाहिए, वो सीड कंप्लीटली हेल्थी होना चाहिए सबसे पहले, उसमें गुड जर्मिनेटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब वो आपको अच्छा प्रोडक्शन दे सके, ठीक। उसके बाद रेजिस्टेंस टू डिसीजेस, वो डिसीजेस से लड़ सके, उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए उस सीड में, ठीक है। तो इन सब ऐसा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, ठीक है, कुछ ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं सीड्स के लिए। तो इन्हीं ट्रीटमेंट्स को या इन्हीं स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, सीड ट्रीटमेंट बोलते हैं, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सीड को क्या करते हैं, हेल्थी बनाते हैं या फिर उसमें जर्मिनेटिंग कैपेसिटी देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, Abdul has to push a lighter box and Rama has to push a heavier box on the same surface. Who will experience more frictional force and why? देखिए ये भी क्वेश्चन आपका फ्रिक्शनल फोर्स से रिलेटेड है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो आपको यहाँ पे दो कंडीशंस दी गई है, एक अब्दुल है और एक क्या है, रमा है। सो अब्दुल क्या कर रहा है, हैज अ पुश अ लाइटर बॉक्स। अब्दुल लाइटर बॉक्स को पुश कर रहा है और जो रमा है वो पुश कर रही है हैवियर बॉक्स को, ठीक है। यहाँ पे अब्दुल खड़ा है और यहाँ पे रमा खड़ी है, ये लाइटर बॉक्स को पुश कर रहा है और ये हैवियर बॉक्स को पुश कर रही है। तो आपको बताना है कि किसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा या इन दोनों में से कौन फ्रिक्शनल फोर्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा, ठीक। तो सबसे पहले समझते हैं, देखो फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड आपका करता है ऑब्जेक्ट के वेट पर भी, कि आपके ऑब्जेक्ट का वेट कैसा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, मतलब इसका वेट क्या होगा, कम होगा, और इसका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा वेट होगा इन दो सरफेस में, एक ये सरफेस है और एक इसका, तो ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है पूरा यहाँ पे, हाँ ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, ये वेट ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, नीचे ज़्यादा पुश होगा, ग्रेविटेशनल पुल भी ज़्यादा लगेगा। तो जो रमा होगी वो ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स को क्या करेगी, एक्सपीरियंस करेगी एज कम्पेयर टू अब्दुल, ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं, रमा विल एक्सपीरियंस मोर फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। रमा मोर फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, किसकी वजह से, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, ठीक। वेट ज़्यादा है तो इन दोनों सरफेस के बीच में पुल ज़्यादा लगेगा, ठीक। So as she will have to push harder to move the heavier box, this because gravity pulls down harder on the heavier one. जो ग्रेविटी पुल होगा वो हैवी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा पुल करेगा नीचे, ठीक है, विच इंक्रीजेस इट्स फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन विद द फ्लोर, और उसकी वजह से फ्लोर और इस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट सरफेस में जो फ्रिक्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। व्हाट आर द रीजंस ऑफ एक्नी एंड पिंपल्स ऑन द फेस ऑफ एडोलेसेंट्स। एडोलेसेंट्स के टाइम पे जो भी एडोलेसेंट्स में एक्ने और पिंपल क्यों देखने को मिलता है या किस रीजन की वजह से एक्ने या पिंपल होते हैं। ठीक है, तो देखिए ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, और क्या है सेबेशियस ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड, जिसे ये जो सेबेशियस ग्लैंड है आपका इसको हम ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं, इंक्रीजेस। ठीक है, जो प्यूबर्टी या जो आपका एडोलेसेंट का टाइम होता है, एडोलेसेंट की जो एज होती है उसमें क्या होता है, जो सिक्रेशन स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड का सिक्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंक्रीज है। सो मैनी यंग पीपल गेट एक्नी एंड पिंपल, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, एक्नी एंड पिंपल देखने को मिलता है। ठीक है, ऑन द फेस एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ दिस ग्लैंड्स इन द स्किन। जो ये दो ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड है और ऑयल ग्लैंड है, ठीक है, इस एज में इनका सेक्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, जिनकी इनकी क्या होती है, एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें फेस पे क्या देखने को मिलता है, एक्नी या फिर पिंपल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो आपको ये दोनों ग्लैंड अच्छे से याद रखने हैं, स्वेट ग्लैंड है और या फिर यहाँ पे सीबेशियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड, ये दोनों के नेम आप अच्छे से लर्न कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरोसियन, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट मेटल्स फ्रॉम कोरोसियन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखिए कोरोसियन क्या होता है, ठीक है, तो किसी भी मेटल का जंग लगना, ठीक है, या फिर किसी मेटल, जब कोई किसी भी मेटल को आप क्या करते हैं, एयर या वाटर के प्रेजेंस में खुला छोड़ रहे हैं, तो वो क्या करता है, बहुत ही जल्दी एयर या वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, उस पर ब्राउन कलर की लेयर चढ़ने लग जाती है, जो आपका क्या होता है, कोरोसियन होता है। सो सम मेटल्स लाइक आयरन व्हेन लेफ्ट इन ओपन एयर फॉर सम टाइम गेट्स रस्टेड। अभी हमने इससे पहले देखा था जिसमें आयरन के ऊपर हम किसकी कोट चढ़ा रहे थे, जिंक की कोट चढ़ा रहे थे। क्यों चढ़ा रहे थे, रस्टिंग से प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, सो आप क्या कर रहे हैं, जब आयरन को एयर वाटर के प्रेजेंस में बाहर छोड़ रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, उस पर रस्ट लग जाता है। इन दिस वे इट फॉर्म्स कंपाउंड ऑफ द मेटल सरफेस। ठीक है, अब आपका मेटल है, उस पर एयर वाटर की लेयर चढ़ रही है या फिर उस पर रस्टिंग लग रही है, तो ये क्या करता है, एक मेटल सरफेस फॉर्म कर लेता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोसियन कहते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं आप, कोरोसियन को कैसे प्रिवेंट करते हैं, और यहाँ पे एक टर्म और यूज हुआ है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, आप इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, ठीक है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प करके क्या करेंगे, किसी भी मेटल पर दूसरे मेटल या नॉन मेटल की लेयर चढ़ाना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो यहाँ पे आप कैसे कोरोसियन को प्रिवेंट कर सकते हैं, सो मेटल्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोसियन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग व्हेन द मेटल्स इज डिप्ड इन अ मोल्टेन टीन और क्रोमियम। जब आप क्या कर रहे हैं, जैसे हमने एक मेटल क्या लिया है, आयरन लिया है, अब जब आयरन को आप क्या कर रहे हैं, मेल्ट करना है, सबसे पहले तो मोल्टेन स्टेट में रखना है। ठीक है, तो जब आप मेटल ले रहे हैं, जैसे आपने आयरन ले लिया, उसको आपको क्या करना है, मोल्टेन टीन और क्रोमियम, ये दूसरा मेटल या नॉन मेटल लिया आपने, तो आप क्या कर रहे हैं, एक मेटल पे दूसरे मेटल या नॉन मेटल की लेयर चढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो द मेटल गेट्स कोटेड विथ अ लेयर ऑफ द मोल्टेन मेटल टीन और क्रोमियम एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोसियन। सो आप कोरोसियन से कैसे बचा सकते हैं, तो आपने क्या किया, कोई मेटल लिया है, जैसे आयरन ले लिया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो आयरन लिया है आपने, उसको आपने क्या किया है, जो मोल्टेन टीन और क्रोमियम है उसमें डिप कर दिया, तो अब उस आयरन पे किसकी लेयर चढ़ गई है, टीन या क्रोमियम की लेयर चढ़ गई है। तो इससे आपका क्या होगा, जो आयरन था वो एयर या वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो उस पर क्या होगा, रस्ट या फिर कोरोसियन नहीं लगेगा, जिससे आपका प्रोटेक्ट रहेगा मेटल। ठीक है, सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोरोसियन से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, राइट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वुड चारकोल और लैम्प ब्लैक। आपको वुड चारकोल और लैम्प ब्लैक को प्रिपेयर करने का मेथड लिखना है। तो पहले ये देखो हमारा ये सेटअप है पूरा, ठीक है, मेकिंग चारकोल फ्रॉम वुड शेविंग। हम वुड शेविंग का यूज करके क्या बना रहे हैं, चारकोल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक बर्नर है, ठीक है, ये बर्नर है। उसके बाद यहाँ पे हमारा स्टैंड दिया हुआ है, इस पे हमने ये क्या लिया है, पेंसिल शेविंग लिया है, ठीक है। उसके बाद ये बॉइलिंग ट्यूब है और इस पे हमने कॉर्क लगा दिया है।
अब क्या करना है, देखो वुड चारकोल आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको टेक सम शेविंग्स ऑफ पेंसिल। शेविंग्स ऑफ पेंसिल क्या है, पेंसिल का छीलन, जो आप छीलते हैं पेंसिल को, जो वेस्ट निकल रहा है उसको लेना है। उसको क्या करेंगे, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब ऑन अ कैंडल और बर्नर। आपको टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, उस पेंसिल के शेविंग को डालना है और फिर हीट करना है। जब आप हीट करेंगे तो ये क्या होगा, ये जो पेंसिल शेविंग थी वो पूरी क्या हो जाएगी, जलेगी और वो बर्न होगी। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ब्लैक कलर का मेटल मिलेगा। जब आपकी पेंसिल शेविंग पूरी जल जाएगी तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का मेटल मिलेगा, जो क्या होगा, वुड चारकोल होगा। ठीक है। सो आफ्टर सम टाइम इट इज ऑब्जर्व दैट द सब्सटेंस केप्ड इन द टेस्ट ट्यूब बिकम्स ब्लैक। जो आपने सब्सटेंस डाला है, मतलब जो पेंसिल की शेविंग आपने यहाँ पे डाला था, वो क्या हो जाएगा, आपका ब्लैक कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस हमारा क्या होगा, दोज वुड चारकोल इज फॉर्म्ड। ठीक है। तो ब्लैक कलर का सब्सटेंस आपको जो यहाँ पे मिला है वो क्या है, आपका वुड चारकोल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लैम्प ब्लैक या फिर काजल आप कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं। लैम्प ब्लैक बनाने के लिए देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। अर्थन लैम्प मतलब आपको एक दिया लेना है, ठीक है, विग डिप्ड इन मस्टर्ड ऑयल। आपको सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल लेना है, उसमें आपने क्या रखा है, एक उसको जला लिया। ठीक है। आपने एक लैम्प लिया है, ग्लास लाइट लिया है। जब इसको आप थोड़े टाइम के लिए क्या करेंगे, उसको पकड़ के रखेंगे तो इसके जो लौ है, ठीक है, ये जो दिया आपका जल रहा है, इससे आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्लास की स्लाइड पे ब्लैक कलर की पूरी लेयर जमने लग जाएगी। ये जो ब्लैक कलर की लेयर जम रही है यही आपका क्या है, लैम्प ब्लैक है या फिर काजल है। ठीक है। सो पुट सम मस्टर्ड ऑयल इनटू मड लैम्प। आपको मस्टर्ड ऑयल लेना है दिया में। डिप द कॉटन wick in it so that it soaks the oil. Now burn this wick and collect the smoke on a glass slide. और जो यहाँ से स्मोक निकल रहा है उसको आपको क्या करना है, ग्लास स्लाइड पे कलेक्ट करना है। दोज दिस ब्लैक लेयर डिपॉजिटेड ऑन द स्लाइड इज लैम्प ब्लैक। जो ब्लैक लेयर आपकी डिपॉजिट हुई है इसी को हम क्या बोलते हैं, लैम्प ब्लैक बोलते हैं। ठीक है। सो चलिए आज का आपका यही खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया है। अगली वीडियो हम जल्दी ले आएंगे, ओके, और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।